शुभ संध्या सभी को। हम सभी जानते हैं कि आईएफपीएच एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संगठन है जो कि विश्व स्तर पर होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए एक ही मंच पर सभी होम्योपैथिक चिकित्सकों को एक साथ लाने का उद्देश्य रखता है। आईएफपीएच दैनिक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि सभी चिकित्सकों और सामान्य जनता को एक ही मंच पर लाया जा सके। आज का वेबिनार शुरू करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखेंगे। हमारे पास आज के वेबिनार के मेहमान और वक्ता के रूप में हैं डॉक्टर दीपक प्रसाद सिंह सर। सर एक जनरल फिजिशियन हैं। सर ने बीएचएमएस और बाल रोग में एमडी किया है। उनके पास चिकित्सा विज्ञान में वर्षों का शिक्षण अनुभव है। वह वर्तमान में बिहार सरकार में चिकित्सा अधिकारी हैं। हम आपका स्वागत करते हैं सर। ओवर टू यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज का मेरा टॉपिक है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट एंड प्रोस्टेट डिसऑर्डर। सबसे पहला, ये जो डिसऑर्डर है, ये मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर जो सबसे पहली बात है कि इसके बारे में तो जो नॉर्मल बात है ये तो सब लोग जानते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड एक मेल जेनिटल ऑर्गन्स का एक पार्ट है। यह प्रोस्टेट ग्लैंड मेल में यूरेथ्रा, यानी यूरेथ्रा जो ब्लैडर से जो पास करता है वह यूरेथ्रा और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन पेनिस बोलते हैं, उसके बीच में रहता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड 5 लोब से बने होते हैं, जिसमें एक मेडियल लोब होता है, 2 लेटरल लोब होता है, राइट और लेफ्ट, एक एंटीरियर लोब, एक पोस्टीरियर लोब। टोटल ये 5 लोब से मिल करके ये बना होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड में जो सेल होता है ना, वह एपिथेलियल सेल होता है, और प्लस उसमें कुछ स्ट्रोमल सेल होते हैं। यह जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, यह प्रोस्टेट ग्लैंड नॉर्मल में ये बचपन में जैसे जन्म बच्चा लेता है तो उस समय ये 8 ग्राम से 10 ग्राम होता है। ये जैसे जैसे एज बढ़ता है थोड़ा सा वेट इसका बढ़ता है, यानी एडल्ट में इसका जो वेट होता है वह 16 से 20 ग्राम के बीच होता है। 18, 19, 20, इसी ग्राम इसी में वह वेट रहता है। यह प्रोस्टेट ग्लैंड का एक एवरेज वेट इसी रहता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या है? यह प्रोस्टेट ग्लैंड पहला काम तो करता है, यह सीमेन के फॉर्मेशन हेल्प करता है। सीमेन में जो लगभग 15% जो फ्लूइड होता है वह प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है। दूसरा काम है प्रोस्टेट ग्लैंड का, यह यूरिन को कंट्रोल करता है। जो यूरिन पास करता है ब्लैडर से, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि मेल में जो ब्लैडर से जो यूरेथ्रा बनता है उसमें एक ही यूरेथ्रा होता है, इंटरनल यूरेथ्रा, इंटरनल स्फिंक्टर होता है। तो मेल में यूरेथ्रा में एक स्फिंक्टर होता है, इंटरनल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड से मर्ज जाता है, जबकि फीमेल में दोनों स्फिंक्टर होता है। तो मेल में जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वह एक तरह से एक्सटर्नल स्फिंक्टर का वर्क करता है। और एक्सटर्नल स्फिंक्टर में क्या होता है ना, उसको कंट्रोल करता है पुडेंडल नर्व। अब इसके बारे में हम इसलिए बता जिक्र कर रहे हैं क्योंकि प्रोस्टेट जिसका इलाज कर रहा होता है ना, उसमें रात में यूरिनेशन ज्यादा होता है, जिसको हम नोक्चुपिया बोलते हैं। तो अब क्यों रात में पेशाब ज्यादा होता है, उसके पीछे भी यहाँ पे कुछ बात है। इसलिए हमको पुडेंडल नर्व को जानना जरूरी था, या फिर ऐसा क्या होता है कि पेशेंट को नोक्चुपिया डेवलप हो जाता है। तो खैर इस बारे में, तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना, वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर के साथ वो मर्ज रहता है, और वह मर्ज रहने के कारण ही प्रोस्टेट को बोलते हैं एक तरह से यूरिनेशन कंट्रोलर ग्लैंड बोलते हैं। तो ये भी हो गया। तीसरी बात है, पहला फंक्शन तो वह सीमेन का फॉर्मेशन करता है। सीमेन में वह हेल्प करता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड। जो सीमेन में व्हाइट पार्ट जो होते हैं ना,
वो जो व्हाइट पार्ट जो डिस्चार्ज होते हैं वो प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है। अच्छा, दूसरा फंक्शन यूरिनेशन कंट्रोल हुआ। और तीसरा फंक्शन जो टेस्टिस से जो हार्मोन बनता है, टेस्टिस से दो हार्मोन बनता है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे टेस्टोस्टेरोन और ट्रेस अमाउंट में एस्ट्रोजन। उस हार्मोन को मेटाबोलाइज करता है प्रोस्टेट। अब ये बात हम कभी समझ में आ जाएगा, पीएचडी पढ़ेंगे ना उसमें समझ में आ जाएगा। चलिए, तो ये तो पूरे प्रोस्टेट का इंट्रोडक्शन है कि प्रोस्टेट एक ग्लैंड है और यह एक्सोक्राइन ग्लैंड कहलाता है ना। ये आप लोग स्लाइड में इसके बारे में थोड़ा सा मेंशन किए हुए हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड का ही एक पार्ट है। और चूंकि यह फ्लूइड का सेक्रेशन करता है इसलिए इसको बोलते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में तो ये था आपका डेफिनेशन, हिस्टोलॉजी सब बता दिए और थोड़ा लोग के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट चले डिसऑर्डर। प्रोस्टेट में मेन डिसऑर्डर क्या होता है? इनलार्जमेंट। अब क्यों इनलार्ज करता है? तो यहाँ पर प्रोस्टेट इनलार्ज में हम 5 तरह के इनलार्जमेंट के बारे में जिक्र करेंगे आज। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि हमें इलाजमेंट के बारे में नहीं पता रहता। हम लोग क्या करते हैं, सारे इलाजमेंट को हम बेनाइन हाइपरप्लासिया ही समझ कर इलाज करते हैं, जबकि हमें ये नहीं करना था। क्योंकि प्रोस्टेट का इलाजमेंट 5 वेराइटीज के होते हैं और हमें वो समझना होगा कि पांचों वेराइटीज कौन कौन से होते हैं। तभी जाकर के हम प्रोस्टेट ग्लैंड का एक सटीक इलाज कर सकते हैं। नहीं तो वही होगा, हम लोग इलाज करने की बात करते हैं और पेशेंट का वो प्रोस्टेट ग्लैंड इलाज से कंट्रोल होता नहीं है, वो फिर ठीक होता नहीं है और लास्ट में वह दूसरे पद्धति की तरफ चले जाते हैं या फिर सर्जिकल प्रोसीजर चले जाते हैं। जबकि यह कुछ एक पार्ट है टाइप है जिसमें कि वो नहीं ठीक हो सकता, लेकिन बाकी को हम लोग ठीक कर सकते हैं, जो कॉमन कौन पार्ट है। तो उसी तरह हम बात कर रहे हैं। तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रोस्टेट इनलार्ज कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला जो सबसे मोस्ट कॉमन है, आप उसी तरह पर बात करते पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपको है वह है बेनाइन हाइपरप्लासिया ऑफ प्रोस्टेट मिरेली, या उसको बीएचपी बोलते हैं, कई लोग बीपीएच बोलते हैं, कई बीईटी बोलते हैं, कई नाम से बोलते हैं उसको, है ना। तो या इसको एक टर्म्स और बोलते हैं सेनाइल प्रोस्टेटोमीगाली। क्या है नाम, किसे बता देते हैं? बेनाइन हाइपरप्लासिया ऑफ प्रोस्टेट मिरेली। बेनाइन का मतलब हो गया कि बेनाइन का मतलब ही क्या होता है? रिवर्सिबल। बेनाइन का मतलब क्या होता है? ठीक होने वाला। जब पहले ही यहाँ लिखा हुआ है बेनाइन, तो फिर हम क्यों पहले घबरा जाएंगे? तो बेनाइन जब लिखा हुआ है बीएचपी में, अब बेनाइन का रियल मीनिंग होता है रिवर्सिबल एंड क्यूरेबल, तो फिर हम क्यों उसमें घबराएंगे? पहला। दूसरा, हाइपरप्लासिया। हाइपरप्लासिया सेल का साइज बढ़ता है और सेल का फिजिकल नंबर बढ़ता है, और इसके वजह से क्या होता है? प्रोस्टेटोमीगाली। दूसरा क्या बोलते हैं? बीईटी, बेनाइन इलाज ऑफ प्रोस्टेट, वही नाम है उसका, सेम है। और तीसरा, सेनाइल प्रोस्टेटोमीगाली, यानी एज बढ़ने के साथ यह इलाज करता है। अब इसी बात के टॉपिक पे आगे मैं कि एज बढ़ने के साथ प्रोस्टेट में ऐसा क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज कुछ में तो बहुत बढ़ने लगता है और कुछ में थोड़ा बढ़ता है और कुछ में नहीं बढ़ता है। ऐसा नहीं कि सभी लोगों में प्रोस्टेट इलाज ही करता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वह इलाज करता है प्रोस्टेट। अब चलिए क्यों हो जाता है? सबसे पहला टॉप पार्ट है, सबसे पहला टाइप है बेनाइन हाइपरप्लासिया प्रोस्टेट मिरेली। क्यों बढ़ जाते हैं इस तरह बात करें, यह मोस्ट कॉमन इलाजमेंट है। सबसे ज्यादा इलाजमेंट यही वाला होता है, बेनाइन वाला, बेनाइन हाइपरप्लासिया वाला। क्यों? अब चलिए बात करें। यह अप्रोक्स अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो अप्रोक्स 80% जो प्रोस्टेट का डिसऑर्डर होता है वो यही वाला है। 80% डिसऑर्डर
ये बेनाइन हाइपोप्लासिया प्रोस्टेटोमीगाली होते हैं। क्यों होता है अब बताते हैं। वो दो तरह का एंजाइम, प्रोस्टेट ग्लैंड का सेल दो तरह का एंजाइम होता है। एक एंजाइम का नाम है 5 अल्फा रिडक्टेज। सबसे ज्यादा यही एंजाइम बनता है, इसके बारे में आपको समझना होगा, क्योंकि जब हम दवा देते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज को कम करने की दवा देते हैं, जिसमें चलाते हैं सवल से उड़ाता लोग यूज करते हैं, या फिर और भी दवा चलाते हैं, या फिर ये बोलते हैं एक और दवा उसमें आता है अस्फुलफ भी यूज करते हैं। तो हम लोग क्यों देते हैं? तो वह पहला बात बताना कि 5 अल्फा रिडक्टेज जो एंजाइम है, वह एंजाइम नॉर्मल, एक तो यह एंजाइम है, एक और एंजाइम होता है एरोमेटेज बोलते हैं। 5 अल्फा जो रिडक्टेज एंजाइम है यह प्रोस्टेट सेल से नॉर्मली बनता है। और इस एंजाइम का मेन काम क्या है कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है, डीएचटी बोलते हैं। या डीएचटी क्या है? वो टेस्टोस्टेरोन का मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है ना। तो अब क्या है, नॉर्मल में जब हम लोग एडल्ट स्टेट में रहते हैं तो उसमें 5 अल्फा रिडक्टेज होता है, वो टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में चेंज करता है। और डीएचटी क्या करता है, डीएचटी कौन सा मिला, डीएचटी क्या करता है कि प्रोस्टेटिक फ्लूइड बनाता है। डीएचटी का प्रोस्टेटिक फ्लूइड को बनाना है। आप देखिए, एज बढ़ने के साथ किसी किसी मेल में, किसी क्या तो जो परसेंटेज होता है उसमें सब बता रहे हैं, उस मेल के प्रोस्टेट सेल से 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम ज्यादा बनने लगता है। ज्यादा बनने के कारण डीएचटी का अमाउंट बढ़ जाता है। डीएचटी का अमाउंट बढ़ने से क्या करता है कि प्रोस्टेट सेल के बीच में एक अबनॉर्मल प्रोटीन का डिपोजिशन करने लगता है, जिसके कारण प्रोस्टेट सेल भी थोड़ा हाइपरट्रोफी हो जाते हैं। और प्रोस्टेट के बीच में स्ट्रोमल सेल का नंबर, स्ट्रोमल सेल का जो डेंसिटी वो बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है। इसमें क्या हुआ, इसमें प्रोस्टेट सेल का साइज बढ़ा, और प्रोस्टेट सेल के बीच में जो स्ट्रोमल सेल होते हैं उसका डेंसिटी बढ़ गया। किसके कारण बढ़ गया? पीएचडी के कारण बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? 5 अल्फा रिडक्टेज ज्यादा बनने लगा। अब क्यों बनने लगा, अब ये भी बताएंगे आपको हम किस पर्सन में बनने लगता है। देखिए, सबसे पहला तो समझ में आया नहीं कि क्यों बनने लगा, इडियोपैथिक बोलते हैं लोग। और दूसरा क्या होता है, सेकंड होता है जेनेटिक। क्योंकि एंजाइम का सिंथेसिस तो राइबोसोम करता है, और राइबोसोम का कंट्रोलर जीन होता है। तो जीन का मतलब जेनेटिक। इसका मतलब ये जो एंजाइम की जो कहानी है वो जेनेटिक से लेकर, तो ये है पहला। अब हम लोग आते हैं नंबर 2, दूसरे है एक और चीज होता है स्ट्रेस में भी। स्ट्रेस में भी ये 5 अल्फा रिडक्टेज ज्यादा बनता है। दो कंडीशन में होता है। अब एक और एंजाइम के बारे में पीछे हम छोड़ दिए थे, इस एंजाइम का नाम है एरोमेटेज एंजाइम। एरोमेटेज एंजाइम क्या करता है कि जो टेस्टिस से और हार्मोन निकलता है, जिसका नाम है एस्ट्रोजन। ये समानता से ज्यादा तो नहीं बनता मेल में, लेकिन कम बनता है, बहुत कम बनता है। उस एस्ट्रोजन को एरोमेटेज क्या करता है ना, वह मेटाबोलाइज करता है। तो अब क्या है कि किसी किसी फीमेल में इसका भी लेवल बढ़ जाता है। तो वो क्या कर लेता है, वह एस्ट्रोजन को एक्सेस डिपोजिशन करने लगता है, एक्सेस मेटाबोलाइज करने लगता है, जिसके कारण सेल का काउंट बढ़ने लगता है, सेल का साइज बढ़ने लगता है। अब ये एरोमेटेज क्यों बढ़ता है, तो ज्यादातर ओबेज लोगों में फैटी, जो जिनका फैट ज्यादा रहता है, ट्राइग्लिसराइड जिनका बॉडी में ज्यादा रहता है, जो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, तो उन लोगों देखिए फैक्टर आ गया, कौन सा आ गया कि एक तरफ 5 अल्फा रिडक्टेज वाला गड़बड़ी हो रही है,
जहाँ पर DHT बढ़ रहा है, उसका काम हो गया जेनेटिक प्लस स्ट्रेस। इधर में आपको एस्ट्रोजन का लेवल बहुत हाई होने लगा उसके अंदर। अब उसका कॉज हो गया आपको फैट, ओबेसिटी या लेस एक्सरसाइज। तो ये सब कारण होते हैं जिसके कारण प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज इंक्रीज कर जाता है। तो बताना था ना, इसमें जो ग्लैंड बढ़ता है ना बीएचपी में, वो ज्यादातर कौन बढ़ते हैं? बीच वाला मेडियल लोब। इसलिए हम बोले थे मेडियल लोब के बारे में बताना था ना कि प्रोस्टेट में 5 लोब होते हैं। तो मेडियल लोब बढ़ता है और लेटरल लोब बढ़ता है, दोनों मेडियल बीच वाला और लेटरल। और मेडियल लोब पे बहुत सारे स्पेसिफिक मेडिसिन भी काम करता है। वो मेडिसिन आपको हम इसलिए उस स्लाइड में आपको जो BSPK में है, उसमें मेंशन किया हुआ है मेडिसिन। जो मेडिसिन क्या, वो सब मेडिसिन क्या होता है ना, मेडियल लेटरल लोब पे वर्क करता है। हाईवे अल्फा रिडक्टेज पे भी काम करता है। चल आगे बढ़ते हैं। तो है क्या ना कि ये जो हार्मोन बताता हूँ, इसी हार्मोन के अबनॉर्मलिटी का, मेटाबॉलिक गड़बड़ होने का प्रोस्टेट का साइज धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब देखिए, जब प्रोस्टेट बढ़ गया, अब बढ़ धीरे धीरे किसी पेशेंट में 25 ग्राम, 40 ग्राम, 45 ग्राम, 80 ग्राम। अब देखिए डिपेंड करता है ना कि इनलार्जमेंट इनवर्ड हुआ है या आउटवर्ड हुआ है। इस पे डिपेंड करता है सिम्टम। अगर इनसाइड ग्रोथ किया है ना, अगर इलाज किया है और थोड़ा ही इलाज करेगा तो यूरिन का प्रॉब्लम आएगा। और अगर आउटवर्ड ग्रोथ करता है ना, प्रोस्टेट इलाज किया है, तो ज्यादातर रेक्टम का और पेल्विक एरिया का सिम्टम पड़ सकता है। ये भी बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए आप देखिए कभी कभी कोई कोई पेशेंट में कि 25 ग्राम, 22 ग्राम प्रोस्टेट में ही पेशाब रुक जाता है, रिटेंशन स्टार्ट हो जाती है। और कुछ कुछ में तो 40 ग्राम पे भी यूरिनेशन में दिक्कत होती है। उसका दिक्कत कहाँ पे होगा? रेक्टम की तरफ। तो प्रोस्टेट में इलाजमेंट पे डिपेंड करता है कि डायरेक्शन में इलाज करता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रोस्टेट के बढ़ने से सिम्टम क्या मिलता है? देखिए, सबसे पहला सिम्टम तो पेशेंट में आ जाता है, उसको नोक्सुरिया होना स्टार्ट होता है। नोक्सुरिया में बताया था कि जब रात के समय उसको पेशाब का अर्जेंट था ज्यादा होने लगता है। फिर कुछ पेशेंट में ड्रिबलिंग से स्टार्ट होती है, ड्रिबलिंग में। लेकिन बहुत सारे पेशेंट में देखे नोक्सुरिया से स्टार्ट होता है। रात में जब उस सुपाइन पोर्शन पर जब रेस्ट करता है ना पेशेंट, तो इलाज प्रोस्टेट जो होता है पुडेलर नर्व को इरिटेट करता है। अब इसलिए बोलते हैं हिस्टोलॉजी में इसका हम जिक्र किए थे। तो पुडेलर नर्व को इरिटेट करने के कारण, पुडेलर नर्व तो न्यूट्रिशन सेंटर से आता है ना। तो अब क्या है ना, ये मोटर सेंटर होता है, मोटर न्यूरॉन होता है। पुडेलर नर्व क्या मोटर न्यूरॉन होता है। ये क्या करता है ना, उल्टा जाके न्यूट्रिशन सेंटर में सुलेट कर देता है, जो कि आना चाहिए ऊपर से नीचे इसका फंक्शन, इम्पल्स। अब क्या होता है, इसके कारण स्टिमुलेट हो जाते हैं। और स्टिमुलेट कर दिया न्यूट्रिशन, पेशेंट को पेशाब का फीलिंग होता है। तो ये अब इसलिए रात के समय जाइए पेशेंट को, प्रोस्टेट इलाज वालों को यूरिनेशन का फीलिंग। दूसरा, प्रोस्टेट बढ़ गया, फिर जब प्रॉपर ना रिलैक्स हो पाएंगे ना प्रॉपर कंट्रोल हो पाएगा। अब प्रॉपर रिलैक्स नहीं होने से क्या होता है? जब प्रॉपर रिलैक्स नहीं होगा, रिलैक्स होता है तब नहीं यूरिन निकलता है, तो क्या होगा? यूरिन धीरे धीरे निकलेंगे। यूरिन का जो फोर्स होगा, जो उसका फ्रीक्वेंसी होगा, जो सॉरी फोर्स, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एक तो फिर उसका फोर्स कम हो जाएगा। अगर दूसरी तरफ बार बार उसको अर्जिंग फील हो, पेशाब करके आया पेशेंट, उसको लगा फिर पेशाब लगा, तो यानी ये भी एक सिम्टम है। तीसरी, जल्दी स्पीच बंद ही नहीं होता। जल्दी बंद नहीं होता, क्या होगा? ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलते चला। तो ये आपका जो है ना बेनाइन हाइपोप्लासिया प्रोस्टेट में ये सब मेन सिम्टम आता है। और थोड़ा सा लोअर एरिया में, लोअर पेल्विक में तो थोड़ा सा इरिटेशन फीलिंग होती है। इसके बाद हो सकता है कि सेक्सुअल इमोशन भी उसका डिस्टर्ब हो सकता है। और अगर वो सीरियस इलाज कर लिया तो
में भी कि कंस्टिपेशन या रिबल लाइट स्टूल बोलते हैं, वह अपीयरेंस होता है। ये हो गया आपको सिम्टम में। सिम्टम या कहीं के पीछे जो बोले। अब आते हैं बात कॉम्प्लिकेशन। बेनाइन हिप्लासिया का कॉम्प्लिकेशन ट्यूमर हो सकता है, क्योंकि जिस सेल में सेल डिवीजन ज्यादा होता है, जो सेल में हाइपरप्लासिया होता है, उसमें माइटोटिक डिवीजन नेचर भी ज्यादा हो जाता है। इसलिए इसको अगर ठीक नहीं करते हैं तो मे भी, जरूरी नहीं है कि हो जाता है, मे भी हो सकता है। और बाकी दूसरा कॉम्प्लिकेशन तो ये रिटेंशन ऑफ यूरिन। जब यूरिन रिटेन करेगा ना, तो उस केस में क्या होगा, कई तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, चाहे हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ, हाइड्रोलेक्टर होता है, ये सब तो अभी बात है। ब्लैडर में यूरिन का अमाउंट बढ़ेगा, तो ब्लैडर का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लैडर एक टोनिसिटी भी हो सकता है आरएसएल के। तो ये आपका कॉम्प्लिकेशन बोलता है रिटेंशन ऑफ यूरिन। अब आते हैं कैसे पता लगाएंगे इसके बारे में। तो बीएचपी को पता लगाने के लिए सबसे पहला हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन है वह है यूएसजी। अब देखिए अल्ट्रासोनोग्राफी हम यहाँ पे स्लाइड पे तो ज्यादा मेंशन नहीं किया है। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ लोअर एब्डोमेन, है ना, ट्रांस अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड इसको हम लोग बोलते हैं। जो नॉर्मल से हम लोग देखते हो क्या है, उसको बोलते हैं ट्रांस अब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी। यानी जो अल्ट्रासाउंड जो करते हैं ना, जो अल्ट्रासाउंड वाले, वो जो ट्रांसड्यूसर को कहाँ पे रखते हैं, अब्डोमेन के सरफेस पे। लेकिन इसको और कंफर्म करने के लिए प्रोस्टेट का साइज कितना है, इसको और कंफर्म करने के लिए ट्रांसपेरिनियम अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। ट्रांसपेरिनियम अल्ट्रासाउंड, और एक होता है ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड। हालांकि उसे मेंशन नहीं किया है उसको, लेकिन क्योंकि ये ज्यादा लेंथी हो जाता है इसलिए हम उस पर ज्यादा नहीं बताएंगे। तो हम आपको बता रहे हैं इस बारे में कि अल्ट्रासाउंड जो है ना प्रोस्टेट के लिए तीन तरह से करते हैं। एक होता है ट्रांस अब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी, जो 100% कंफर्म नहीं करता है ना। ट्रांस अब्डोमिनल इसलिए उसमें नहीं लिखे हैं कि बहुत सारी चीजों को उतना नहीं बता सकते हैं। तो ट्रांस अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड जो होता है ना, 100% प्रोस्टेट मिररली को नहीं बताती कि कौन सा लोब में इन्लार्जमेंट हुआ है, क्योंकि होम्योपैथी दवा कभी कभी लोब पे भी काम करती है, इसलिए लोब को जानना जरूरी है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा आपको अल्ट्रासाउंड है ट्रांसपेरिनियम अल्ट्रासोनोग्राफी। तो ट्रांसपेरेंट अल्ट्रासोनोग्राफी में 98% कंफर्म हो जाता है कि कौन से लोग में कैसा इन्लार्जमेंट। और एक है जो कि थोड़ा मुश्किल है थोड़ा सा, ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी। ये जल्दी, ये तो थ्योरी में तो है लेकिन प्रैक्टिकली ये नहीं हो पाता है। तो प्रैक्टिकली लोग ट्रांसपेरेनियम अल्ट्रासोनोग्राफी कर पाते हैं। ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड भी होता है, लेकिन वो थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसड्यूसर को रेक्टम के अंदर ले जाना पड़ता है। हालांकि ये तो 100% कंफर्म करता है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत। तो ये आपका है अब इस अल्ट्रासोनोग्राफी। दूसरे नंबर पर हम लोग जांच कराते हैं पीएसए। देखिए, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एक प्रकार का यह केमिकल है, यह प्रकार का प्रोटीन है जो कि प्रोस्टेट सेल से बनता है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन पीएसए, इसको कैंसर मार्कर भी बोला जाता है। कैंसर मार्कर टेस्ट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, याद रखना पड़ेगा इसको हम लोग को। पीएसए को हम लोग कैंसर मार्कर ऑफ प्रोस्टेट टेस्ट बोलते हैं। चलिए, तो पीएसए क्या है, प्रकार प्रोटीन है जो प्रोस्टेट सेल से बनता है। अब तो पीएसए का वैल्यू कितना होता है बीएसए में, 4 नैनोग्राम पर एमएल से कम, है ना। इसको बताएंगे आपको अगला बार में, अगला जो टाइप है बताएंगे इसमें कि पीएस से बढ़ता है। तो बेनाइन में जब भी देखेंगे तो जो पीएस से होता है ना, वो 4 नैनोग्राम से कम होता है। अगला जांच क्या करेंगे, एसिड फॉस्फेटेज तो है, लेकिन इसमें भी नहीं आपको नॉर्मल मिलेगा, वो भी जांच कर रहे थे। एसिड फॉस्फेटेज एक नॉन फंक्शनल एंजाइम है
जो कि प्रोस्टेट सेल के डिस्ट्रक्शन से, प्रोस्टेट सेल के डैमेज होने से, इंजोर्ड होने से बनता हुआ कौन, एसिड फॉस्फेटेज। इसलिए बीएचपी में एसिड फॉस्फेटेज नहीं बनता है। हालांकि मेडिसिन में कभी कभी लोग एसिड फॉस्फेट दे देते हैं बिना हाइपोक्लासिया में। अब कितनी काम करेगी ये तो नहीं सकते हैं, तो फिर वह हमें देना चाहिए दूसरे कॉज, दूसरे कंडीशन में देते हैं हम लोग, एसिड फॉस्फेट देते हैं। खैर आगे बताते हैं। तो ये हम लोग कर सकते हैं। बाकी मैनुअल डायग्नोसिस होता है कि रेक्टम के सहारे उंगली डाल करके देख सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली फिर दिक्कत होती है, ये भी लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो अब हम लोग समझ गए ये पहला कंडीशन था। और इसकी जो मेडिसिन है, वो मेडिसिन आपके स्लाइड में देखिए, आपका मेंशन किया हुआ है। अब उस सारे मेडिसिन को अभी तो जिसके आप देखते हैं, अगर मौका मिले तो करेंगे, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो उसमें आपको जो अच्छे अच्छे मेडिसिन है, जो टॉप ग्रेड के मेडिसिन है, उसका मेंशन कर दिया है। अब हम पहले टाइप पे चलते हैं, फिर आगे बताएंगे इस पर। तो एक टाइप समझ में आ गया कि पहला टाइप था जो कॉमन टाइप है, जो एल्ड ओ सॉरी एज बढ़ने के साथ ये होता है। चलिए अब आते हैं नंबर 2। दूसरा स्लाइड है जिसको लोग बोलते हैं इन्फेक्टिव प्रोस्टेटोमिगाली, इन्फेक्शन, प्रोस्टेटाइटिस बोलते हैं एक, यह भी एक इनलार्जमेंट है प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने का। तो यह प्रोस्टेट ग्लैंड आपका वैसे नहीं बढ़ता है जैसे बीएचपी में था, उसमें तो ग्रेजुअली बढ़ने लगता है। पहले साल कुछ और था, अगले साल कुछ और, फिर अगले साल, यानी ऐसा और ये जो भी कोई बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया उस प्रोस्टेट तक पहुंचता है, प्रोस्टेट तक ज्यादातर जो होता है ना, मैक्सिमम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ही एंटर करता है, मैक्सिमम। खैर कौन कौन से बैक्टीरिया वहां पे इन्फेक्शन करता है, तो गोनोकोकस बैक्टीरिया आता है, निजेरिया गोनोरी करके बैक्टीरिया का नाम है गोनोकोकस। दूसरा है क्लेमाइडिया ट्रैकोमाटाइटिस बैक्टीरिया, यह बैक्टीरिया भी वहां पे चला जा सकता है। यह बैक्टीरिया किसी भी तरह से, चाहे वह सेक्सुअल ट्रांसमिशन से हो या फिर अलग कोई अलग कंडीशन से आ सकता है। और थर्ड में आता है आपको जो बी कोलाई ग्रुप के बैक्टीरिया है, जिसमें इशेरिचिया कोलाई, ये मोस्ट कॉमन है। ये सब जो है ना, जब भी थोड़ा इन्फेक्शन हुआ तो खास से देखिए, प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन ज्यादातर किसको होता है, डायबिटिक मेलाइटिस वाले पेशेंट को, इम्यूनोसप्रेसिव वाले पेशेंट को, इम्यूनो कम्प्रोमाइज वाले पेशेंट को, ये सब पेशेंट को ज्यादातर ये इन्फेक्शन होते हैं। और इसमें क्या होता है ना, जो भी इन्फेक्शन एजेंट है वो सडन इंटर करता है प्रोस्टेट ग्लैंड में, और सडन इन्फ्लामेशन करता है, और सडन सिम्टम प्रोड्यूस होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। अब कभी कभी जैसे, हाँ एक कभी हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोसीजर कर रहे थे आप, है ना, इलेक्ट्रा के सारे कोई प्रोसीजर कर रहे थे। अब कौन सा प्रोसीजर, मान लीजिए सपोज सिस्टोस्कोपी करना पड़ा हो किसी कारण से, या कोई कभी कैथेटर लगाने की आवश्यकता पड़ा हो, ये सभी कभी कभी जो इसको इथियोजेनिक बोलते हैं, इथियोजेनिक इन्फ्लामेशन, है ना, इसके कारण भी आपको आप इन्फ्लामेशन हो सकते हैं। और सडन प्रोस्टेट इन्फ्लामेशन, इसमें सिम्टम क्या होता है, इसमें प्रोस्टेट से इलाज किया तो पेन इसमें कंटिन्यू होता है, कंटिन्यू पेन, है ना, जहाँ प्रोस्टेट होता है बेस ऑफ पेन, वहां पे कंटिन्यू पेन होता है। फिर दूसरा सिम्टम क्या होगा, उसमें फिर बर्निंग सेंसेशन इन यूरिनेशन, ये पेशाब करते समय बर्निंग सेंसेशन होता है, पेन भी होता है। फिर क्या होता है अगला सिम्टम, हाँ इसमें रेस्टलेसनेस बहुत होता है, जैसे बीएचपी में होता नहीं होता है पेशेंट को प्रॉब्लम, लेकिन इसमें तो बहुत ज्यादा पेशेंट को प्रॉब्लम होता है। और फीवर भी आ सकता है पेशेंट को, और एपेटाइट में तो अलग प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब कुछ मेन मेन सिम्टम है पेशेंट को, बर्निंग इन्फ्लेमेशन वगैरह आने लगता है। और अब आते हैं हम लोग इसके कॉम्प्लिकेशन में। तो इसमें क्या है, देखिए इन्फेक्शन के कारण हुआ है पेशेंट को, प्रोस्टेटाइटिस तो था ही, यूरेथ्राइटिस हो सकता है,
सिस्टाइटिस हो सकता है पेशेंट को, और इन्फेक्शन बॉडी के अंदर फैल सकते हैं और भी इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर वह इन्फेक्शियस एजेंट सेमिनल वेसिकल का मूव कर सकता है, भांस डिफरेंस में जा सकता है, टेस्टिस में भी जा सकता है। यानी अगर वह इन्फ्लामेशन को अगर नहीं कंट्रोल किया गया इन्फेक्शन को, तो वह स्प्रेड कर जाते हैं बाकी जितने भी नियरेस्ट ऑर्गन के सामने। इसके लिए हम क्या इलाज जांच जांच करते हैं, कैसे पता लगाएं कि यह इन्फेक्टिव प्रोस्टेटोमेगाली है? तो इन्फेक्टिव या इन्फ्लामेटरी प्रोस्टेटोमेगाली के लिए सबसे पहले वही हम लोग यूएसजी कराते हैं, ट्रांस अब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी, जो लोअर में कराते हैं लोग। वहां पे रिपोर्ट में आपको लिखा रहेगा इन्फ्लामेटरी प्रोस्टेटोमेगाली। क्योंकि वहाँ क्या करता है ना, जो यूजर होता है ना, उसको रिसीव कर लेता है, कैप्चर कर लेता है कि चूंकि इन्फ्लामेशन जहाँ होता है, एक्सुडेशन होता है, एक्सुडेशन को आराम से कैप्चर कर लेता है। बीएसपी में तो एक्सुडेशन था नहीं, बीएसपी में तो वहाँ पे हाइपरट्रोफी था सेल का, स्टोमल सेल का, प्रोस्टेटिक सेल का, तो यहाँ पर तो एक्सुडेशन है, बिल्कुल क्लियर मिल जाती है। तो अल्ट्रासाउंड के बाद पता लगा सकते हैं। नंबर 2, पीएस से तो यहाँ पे आपको कोई खास मिलेंगे, पीएस से मिलेंगे तो स्लाइटली लार्ज मिलेंगे, स्लाइटली इंक्रीज मिलेंगे, तो नॉर्मल मिलेगा आपको। तो तीसरे केस में एसिड फॉस्फेटेट वह बढ़ा हुआ मिल सकता है, एसिड फॉस्फेटेट बढ़ा हुआ मिल सकता है। अगला जांच क्या करेंगे, यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी। यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी कराएंगे तो उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ मिलेगा। सीमेन कल्चर सेंसिटिविटी, सीमेन कल्चर कराएंगे उसमें भी बैक्टीरिया ग्रोथ मिलेगा। अब बाकी ऐसे जांच में टोटल काउंट डब्ल्यूसी का आते हैं बढ़ा मिलेगा, डीएस में न्यूट्रोफिलिया मिलेगा, ये सब तो नॉर्मल है, लेकिन डायग्नोसिस का साधन नहीं है। अब इसके बाद ट्रीटमेंट क्या है, तो इसके लिए जो भी इन्फेक्टिव ग्रुप की दवा है, जैसे मान लो कैंट्रिस चला सकते हैं, फुजिया दे सकते हैं, इसमें थेरम फॉर दे सकते हैं, है ना, एसिड फॉर चला सकते हैं, तो इन्फेक्टिव है ना, यहाँ पर सेल इंज्योर हो रहा है काफी, तो ये मेडिसिन आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपको के लिए। अब बाकी तो क्वेश्चन को सॉल्व कर दे सकते हैं। थर्ड नंबर, तीसरे नंबर के प्रोस्टेटोमी। अब ये इसको बोलते हैं लोग सिस्टिक, सिस्टिक प्रोस्टेटोमी। अब देखिए यह भी एक टाइप का है प्रोस्टेट इलाज, इसमें भी ग्रेजुअली इलाज करते हैं, मतलब एक जैसे हम क्या बोले ना, इन्फेक्टिव वाला में क्या था ना, इन्फेक्टिव प्रोस्टेटोमी में इस सडन इलाज करते हैं। कल तक ठीक थे और आज सुबह जब सो के उठे तो पता चला कि पेशाब रुक गया, पेशाब हो गया। ये आता है, ऐसा केस मिलता है, ऐसा केस को बोलते हैं इन्फेक्टिव प्रोस्टेटोमी जो सडन। इसमें भी क्या सिस्टिक में क्या होता है, सिस्टिक में सिस्ट बन जाता है। सिस्ट क्या है, तो एक डिजेनरेटेड सेल का कलेक्शन होता है। अब डिजेनरेटेड सेल क्या है, डिजेनरेटेड सेल बोलते हैं सब लिथल इंज्योर्ड सेल। अब सब लिथल इंज्योर्ड सेल क्या है, यानी कि ऐसा एजेंट जो प्रोस्टेट पर स्लो रेट का इंजरी करते होंगे, तो उसके कारण क्या होता है कि प्रोस्टेट में डिजेनरेटेड सेल बहुत सारे बनते हैं, और वह डिजेनरेटेड सेल इकट्ठा होकर एक मास का फॉर्म लेता है, जिसको हम सिस्ट कहते हैं। तो अब यहाँ प्रोस्टेट में भी वह सिस्ट बन जाता है, और उस सिस्ट के कारण धीरे धीरे प्रोस्टेट इलाज करता है। हाँ, एक अच्छी बात है, इसमें कोई एक ही लोग इसमें इलाज कर, या तो मेडियल बढ़ सकते हैं, लेटरल बढ़ सकते हैं, एंटीरियर या कुछ, कोई एक ही इसमें इलाज करता है, सारे लोग इलाज नहीं करते हैं। हाँ, अभी ये चीज तो हम पिछली बार भूल गए थे, कोई तो होता है निश्चय आता है बात से, जो इन्फेक्टिव जो प्रोस्टेटाइटिस होता है ना, उसमें पांचों लोग बढ़ता है, ये बात याद रखना है। जैसे बीएस में होता है 3 लोग इलाज करते हैं, और इन्फेक्टिव वाला में पांचों लोग इलाज करता है प्रोस्टेट का। जबकि इसमें जो होता है सिस्टिक प्रोस्टेट में कोई एक ही लोग इलाज करता है। अब क्यों हो जाता है, इतना तो समझ में आ गया होगा हम लोग को कि क्यों हुआ सिस्टिक प्रोस्टेटोमेगाली, क्योंकि डिजेनरेटेड सेल की वजह से।
अब वही बात बताना है कि आखिर ये क्यों हो जाता है। तो सिस्टिक पोस्टोमेगाली के पीछे कारण है क्रोनिक एजेंट एक्सपोजर। कोई 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 हो सकता है कि क्रोनिक इंफ्लामेटरी एजेंट वहां पे बार बार एक्सपोज करते हो। दूसरा, कभी कभी पता नहीं चला कि वह क्यों यह इलाज कर गया, इंजुरी इसके सब केमिकल एजेंट को एक्सपोज कर सकता है उसमें, कोई बायोलॉजिकल एजेंट एक्सपोज कर सकता है उसमें, और कभी कभी इडियोपैथिक समझ में आ नहीं, कोई ड्रग्स का एक्सपोजर भी हो सकता है, ड्रग टॉक्सिसिटी, और इसके कारण प्रोस्टेट में कुछ सेल डिजनरेट कर लेते हैं कोई एक पार्ट का, और उसके कारण cyst बनते हैं। इसमें सिम्टम क्या होता है? इसमें सिम्टम में देखिए, इसमें बहुत बार केस ऐसा होता है इसमें कि बहुत सारे पेशेंट में कोई सिम्टम नहीं मिलता है, भले ही प्रोस्टेट का साइज 30 ग्राम क्यों नहीं हो गया हो, 40 ग्राम क्यों नहीं, 50 ग्राम क्यों नहीं हो गया हो, लेकिन पेशेंट को सिम्टम इसमें नहीं मिलता है। कभी कभी आपको रिएक्शन का मिल सकता है, क्योंकि इसमें जो इलाज, हाँ मीडियल में अगर बायोलॉजी में इलाज करता है मीडियल में, तब जाके कुछ सिम्टम आता है। लेकिन आपको अगर बाहर की तरफ ग्रो किया, अगर बायोलॉजी बना है, तो इसमें आपको यूरिन में रिटेंशन बहुत कम ही पेशेंट मिलता है। तो अब क्या है कि अधिकांश पेशेंट में तो एसिम्टोमेटिक होता है, कुछ कुछ पेशेंट में एक्सीडेंशियल भी पता लग जाता है, कुछ पेशेंट में, और कुछ पेशेंट सिम्टम आया तब जाकर के डायग्नोसिस होता है। तो वही इसमें क्या सिम्टम आ सकता है, तो इसमें भी आपको ड्रिबलिंग यूरिन आ सकते हैं, तो इरिटेशन आ सकते हैं, और सबसे बड़ा कि इसमें यूरिन का जो फ्लो है ना, वो घट जाता है। यूरिन फ्लोमेट्री टेस्ट कराते हैं, एक बार फ्लोमेट्री टेस्ट, तो उसमें आपको ये आपका जो डिस्टेंस जो होगा फ्लो का, वो घट जाता है। और प्लस इसमें हो सकता है कि पेशेंट को टाइम ज्यादा लग सकता है पेशाब करने में, जितना देर यूरिनेशन का समय लगता है उससे इसमें ज्यादा लग सकता है। नॉर्मल जो यूरिनेशन का समय, जो टाइम ड्यूरेशन होता है नॉर्मल किसी पर्सन का, वो कितना लगता है, वो या तो 90 सेकेंड या 120 सेकेंड। 90 से 120 सेकेंड में यूरिनेशन का प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपको 400 सेकेंड, 500 500 सेकेंड यहाँ पे स्टेशन पे लग सकते हैं, तो रास्ता को कंसीडर करना। आप आइए, तो ये आपको आसपास कुछ पेशेंट में एसिम्टोमेटिक मिलता है। कॉम्प्लिकेशन इसमें वही है, के कारण में भी कि कहीं न्यूरोप्लाज्म डेवलप कर सकता है और रिटेंशन कर सकता है। तो इसका जो इन्वेस्टिगेशन में वही अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, तो अल्ट्रासोनोग्राफी में यहाँ पे फाइंडिंग मिल जाता है, कहीं भी किसी भी पार्ट पे, तो पूरे लोग तो इन्वॉल्व रहते नहीं है, तो सीट का साइज दे देगा, प्रोस्टेट का साइज अलग देगा, और सीट का साइज अलग देता है। याद रखना होगा, इस केस में प्रोस्टेट का साइज अलग और सीट का साइज अलग मिलता है, क्योंकि हमें सीट, जब ट्रीटमेंट करेंगे पेशेंट को, तो सीट को ही हम लोग लेकर चलेंगे, और सीट को ही घटाने की दवा देते हैं उसी के संदर्भ। और दूसरा, अगर आप पीए से कराएंगे, तो ये आपको नॉर्मल मिल सकता है, आपके नॉर्मल यहाँ पर एसिड फॉस्फेटेज कराएंगे तो फिर नॉर्मल यहाँ पे स्लाइटली इंक्रीज मिल सकता है एसिड फॉस्फेटेज। और बाकी कोई जांच नहीं कराते हम लोग। नेक्स्ट आते हैं इसका मेडिसिन। तो मेडिसिन तो देखिए डिजनरेटिव ग्रुप का जो भी मेडिसिन आता है ना, वो यहाँ पर दे सकते हैं। या एसिड फॉस्फेट यूज कर सकते हैं, दूल्हा यूज कर सकते हैं, या फ्लोर यूज कर सकते हैं, बाकी आपके स्लाइड में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ये तो 3 तरह के इलाज। अब आते हैं लोग चौथा टाइप। चौथा टाइप बोलते हैं हम लोग बेनाइन। अब देखिए यहाँ पे बेनाइन है, लेकिन दूसरा हट गया, बेनाइन न्यूप्लास्टिक प्रोस्टेटोमेगाली, BNP। यहाँ दूसरा हो रहा था, वहां पे BHP था। जो हम पहला जो डेलिकेट है ना, कुछ लोग यही नहीं समझ पाते कि बेनाइन का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा। BHP का मतलब था वो दूसरा, वो ऐसा फिजियोलॉजिकल क्लास किया था, फिजियोलॉजिकल क्लास किया था जिसको ठीक कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या हो रही है, बेनाइन नियोप्लास्टिक प्रोस्टेटोमेगाली, यानी यहाँ पर रियल में प्रोस्टेट सेल का नंबर बढ़ता है। बेनाइन यहाँ पर प्रोस्टेट सेल का काउंट बढ़ जाता है,
यह एक रियल में ट्यूमर है ना, यह रियल ट्यूमर है। तो इसको बोलते हैं बेनाइन नियोप्लास्टिक प्रोस्टेटोमेगाली। इस केस में प्रोस्टेट ग्लैंड के सेल का काम करता है, और वह सेल का नंबर बढ़ करके वह मास जैसा फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड में बेनाइन ट्यूमर या बेनाइन नियोप्लास्टिक प्रोस्टेटोमेगाली, इसमें सेल का नंबर बढ़ता है, सेल का नंबर बढ़ा है, मैच्योर सेल बढ़ते हैं इसमें, मैच्योर प्रोस्टेट का मैच्योर सेल। हम इसलिए इसका रिपीट कर रहे हैं बार बार, इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, यह ठीक नहीं होती है। क्यों ठीक नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर सेल का नंबर, मैच्योर सेल का नंबर बढ़ता है। अब मैच्योर सेल को कोई मेडिसिन से उसे आप नहीं खत्म कर सकते। हाँ, मेडिसिन देकर के आप थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, उसके काउंट को बढ़ने से थोड़ा आप प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन इसको आप ठीक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यह एक इसमें, हाँ बेनाइन लिखा हुआ है, इसलिए बेनाइन लिखा हुआ है कि चलो रेस्ट्रिक्ट हो सकता है ग्रोथ उसका, है ना, ऑपरेशन करेंगे या कोई सर्जिकल करें तो फिर से बैक ग्रोथ नहीं कर सकता, इसलिए बेनाइन का लिखा हुआ है। लेकिन बेनाइन या प्लास्टिक प्रोस्टेट के लिए यह क्यों होता है, इसका कोई पता नहीं। बीएचपी का तो पता था, लेकिन बीएमपी का कोई पता नहीं। बीएमपी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यह एक ट्यूमर का टाइप से मैच्योर सेल बनते हैं, कुछ पता नहीं चलता है कि आखिर इसका सेल का डिवीजन क्यों होगा। कहीं कहते हैं जीन म्यूटेशन का जिक्र किया हुआ है, लेकिन यह इडियोपैथिक, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते क्यों इलाज, क्यों इसका सेल का डिवीजन होगा। तो सिम्टम क्या मिलता है? इसमें सिम्टम होगा जैसे बीएचपी का सिम्टम तो ऐसे होगा, सिम्टम बीएचपी के जैसा होता है, बेनाइन न्यूरोप्लास्टिक हाइपरप्लासिया, बेनाइन न्यूरोप्लास्टिक प्रोस्टेटोमेगाली का सिम्टम बीएचपी के जैसा होगा, लेकिन दोनों अलग अलग। वह कुछ अलग कंडीशन है, वहां पे एंजाइम हार्मोन की कहानी है, वो हाइपरप्लासिया की कहानी है, और यहाँ पर नियोप्लासिया की। हाइपरप्लासिया तो दूसरा चीज है, नियोप्लासिया, नियोप्लासिया मतलब न्यू सेल डिवीजन, है ना। तो इसलिए सिम्टम सेम है, सिम्टम तो सेम मिलता है क्योंकि इलाजमेंट है ना, इलाजमेंट का सिम्टम है यहाँ पे। वहां भी इलाजमेंट का सिम्टम था, हार्मोन का सिम्टम थोड़ा था, यहाँ भी इलाजमेंट का सिम्टम। इलाज करता तो उसका यूरिनेशन में दिक्कत होगा, नक्सुल इसमें नक्सुलिया डेवलप करेगा, डिबलिंग इसमें भी होंगे, सेल स्टार्ट उसमें होंगे। इसमें पांचों लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसका याद रखना होगा। इसमें भी पांचों लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं एक बार में, जैसा पीएचपी में तो पांचों लोग नहीं होते हैं, इसलिए सब कंप्यूटर करके साथ चल रहे हैं इसमें। ये जो कि हम इसलिए बोले ना कि प्रोस्टेट मेगाली का हम लोग इलाज तो करते हैं, लेकिन परफेक्ट हम समझ नहीं पाते हैं, और एक दो दवा, तीन दवा, चार दवा जानते हैं, उसी दवा को हम लोग घुमाते हैं और पेशेंट मजबूत नहीं ठीक हो पाते। इसलिए हम उसको बताए कंप्यूटर करके हम चलते हैं कि हम लोग आराम से इसको हम लोग कंप्यूटर कर पढ़ते हैं, और डायग्नोस्टिक पढ़ते तो इलेक्ट्रॉन ठीक कर सकते। कॉम्प्लिकेशन, हाँ याद, इसमें एक कॉम्प्लिकेशन है, इसको नहीं ठीक करेंगे ना तो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सेल का ग्रोथ बढ़ रहा है, और चूंकि प्रोस्टेट सेल माइटोटिक नेचर का ग्लैंड होता है, माइटोटिक नेचर ग्लैंड। चलिए, तो हम लोग बात करें थे क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग कराते हैं सबसे पहला यूएसजी ऑफ लोअर एब्डोमेन, इसमें आपको पता लग जाएगी। और कंफर्म जानने के लिए कौन कौन सा लोग इन्वॉल्व है, इसलिए बोलते हैं ना कि लोग इनका जानना हमें जरूरी है, इसलिए हम ट्रांस अब्डोमिनल सोनोग्राफी पे उतना फेथ नहीं करेंगे, हमें ट्रांसक्रेनियल सोनोग्राफी के लिए साधना पड़ेगा, तब जाके हम लोग उसको कंफर्म करते हैं लोग के बारे में। क्लियर हो गया? तो लोग अल्ट्रासोनोग्राफी से लोग लगाते हैं, ट्रांसक्रेनियम कर लेते हैं, ट्रांस अब्डोमिनल जैसा सुटेबल उसके अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट, पीएच। इसका पीएच 4 से लेकर 8 नैनोग्राम पर ml तक होता है।
यानी इसमें बेनाइन न्यूप्लास्टिक में पीएसए का काउंट लगता है, अमाउंट। कभी कभी वो देखे हैं बेनाइन, इसमें बेनाइन न्यूप्लास्टिक में देखे हैं किसी किसी पेशेंट में 15 तो देखे हैं। नहीं जानते हैं, 15 तो बहुत रेयर पेशेंट। 15 तो मिलता है लेकिन रेयर मिलता है, 15 नैनोग्राम तक। कोई इसमें कोई हम ये फिक्स नहीं बोल सकते हैं कि हाँ इतना ही होगा करेगा, लेकिन हम लोग केस जैसा देख लें, जैसा हम रिकॉर्ड देखते हैं उस रिकॉर्ड के अनुसार हम लोग इसको देखते हैं कि कितना पेशेंट में बनता है। ये हो गया आपको बेनाइन का इन्वेस्टिगेशन। ट्रीटमेंट क्या है बोले, इसका ट्रीटमेंट बहुत डिफिकल्ट। अब सिम्टोमेटिक यहाँ पर कंस्टिट्यूशन लेना पड़ेगा आपको। अब कुछ ऐसा जो कुछ दवा होती है जिसको हम दे सकते हैं, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड है तो दे सकते हैं अगर, और कोनियम है वो दे सकते हैं। हाँ, हाँ एसिड फॉस यूज करते हैं हम लोग। हाँ जनतम नाइट्रिकम जिसमें यूज करते हैं। बाकी हाँ, बाकी स्लाइड पे है लिखा हुआ, आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट जो आता है 5वें नंबर का, जो लास्ट जो 5वें नंबर का है जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बहुत डेंजर है। अभी तक हम शुरू से जो पढ़े वो सब हम इसलिए सीक्वेंस से पढ़ाए हैं कि जो आसानी से ठीक हो सकती है। वो जो पहले बिनाइन हाइपोप्लासिया होता है जो बहुत आसान ठीक हो सकता है, उसका इन्फेक्टिव होता है, थोड़ा सा हल्का सा इसमें प्रॉब्लम होती है, उससे कम सिस्टिव था, हाँ इससे था और देर लग सकता है ठीक होने में। बेनाइन हाइपोप्लासिया में थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट कर सकते हो। और फातिमा तो खैर बहुत कॉम्प्लिकेटेड। फातिमा जो होता है इसको बोलते हैं मेलिग्नेंट न्यूप्लास्टिक प्रोस्टेट। अब ये वर्ड का मीनिंग क्या होगा? मेलिग्नेंट का मतलब होता है यहाँ पर इरिवर्सिबल, डेंजर, नहीं ठीक होने वाला, इनक्यूरेबल। मेलिग्नेंट, न्यूप्लास्टिक और हाइपोस्टेटोमेगाली, यानी एक ऐसा प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट जिसमें ऐसा सेल ग्रो करता है जो डेंजर सेल ग्रो करता है, इमैच्योर सेल ग्रो करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में इमैच्योर सेल ग्रोथ करता है। ग्रोथ करने के कारण प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज भी करता है और वह धीरे धीरे बढ़ते ही चला जाता है, यहाँ तक कि इसका सेल प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए दूसरे ऑर्गन में धीरे धीरे स्प्रेड कर जाता है, जिसको हम लोग मेटास्टेसिस बोलते हैं। हाँ तो हम बात प्रोस्टेट इलाजों की बात करें चलो तो 5वां इलाज था मेलेरिया वाले। मेरे में जो इमेच्योर, बहुत ही ज्यादा इमेच्योर से ग्रोथ करने के कारण तो उसका इलाज कराता है। और बताने का कौन बताएगा, अब एग्जैक्ट कॉज तो इसका भी पता नहीं लगता है कि क्यों हो गया, लेकिन कुछ कुछ फैक्टर है जैसे बेनाइन हाइपोप्लासिया है, या फिर बेनाइन नियोप्लास्टिक है, या फिर सील के कारण, ये सब हो सकता है। बाकी कुछ फैक्टर जैसे स्मोकिंग फैक्टर है, ये सब कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके कारण यहाँ पर इमेच्योर से ग्रो करता है। अब ये सोल ग्रो करेगा तो इसका सिस्टम क्या मिलेगा, इसका सिस्टम इमेच्योरिया होगा। यानी जब मेलेनियम होंगे ग्रोथ करेंगे तो वहाँ पर कुछ फ्लेक्सस डैमेज होगा। जहाँ भी इमेच्योर से ग्रो करता है ना वहाँ पे न्यू ब्लड वेसल बनती है, ब्लड प्रेशर वहाँ पर चेक करेगा, रप्चर होने के बाद वो ब्लीडिंग हो जाएगी। तो अब क्या है, तो हिमोचूरिया डेवलप करेगा, रिटेंशन आप ले सकते हैं। इसके बाद वही सिम्टम ड्रिबलिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये सब पेशेंट डेवलप होगा और लोअर एब्डोमेन में पेन होता है। और इसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या होगा इसमें, वही कॉम्प्लिकेशन मेटास्टेसिस होगा क्योंकि ये मैच्योर से होता है इसमें। और इसमें जो हम एग्जामिनेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इसमें सबसे नंबर 1 है यूएसजे। यूएसजे में जो से हम लोग ट्रांस अब्डोमिनल या ट्रांस कराते हैं, इसमें आपको मिलेगा, आपको प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट के और आपका ट्यूमर का साइज मिलेगा। यहाँ तक कि लिखा रहेगा आपको ट्यूमर स्प्लिट कहाँ कहाँ कर दिया है, ट्यूमर कहाँ पे ग्रोथ कर रहा है, ये आपको लिखा सकता है।
और इसके बारे में और करेंगे मेटास्टेसिस कि आपका कोई पेशेंट में या क्वेश्चन में कैंसर अगर आता है तो उस कैंसर का स्टेज जानने के लिए हमको सीटी स्कैन कराना पड़ता है। अगर किसी पेशेंट का क्वेश्चन में कैंसर हो गया तो उसका हम लोग सीटी स्कैन करवाते हैं और उससे हम लोग पता लगाते हैं कि कितना किस स्टेज में कैंसर हो सकता है। कंफर्म करने के लिए बायोप्सी करते हैं प्रोस्टेट का, उससे पता लगाते हैं कि प्रोस्टेट में कौन से किस टाइप का ट्यूमर हो गया और कहाँ कहाँ स्टेट कर दिया है उसके लिए टाइप स्टेट का देखिए उससे अपन लोग ये बता देते हैं कि इसको जानने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में जब प्रोस्टेट इलाज मिलता है तो ये देखिए हम शुरू से इन्वेस्टिगेशन बात कर रहे हैं। जब भी प्रोस्टेट आप सिम्टम पेशेंट को यदि आपको सिम्टम आ रहा हो और अगर मान लो ऐसा कुछ मिलता है तो अल्ट्रासाउंड के बाद हम लोग पीएसए कराते हैं और एसिड फॉस्फेटेज कराते हैं। पीएसए आपके कैंसर में इसमें क्या होता है, पीएसए का लेवल बढ़ जाता है 1 नैनोग्राम पर एमएल से पीएसए का अमाउंट बढ़ा हुआ रहता है। जो प्रोस्टेट कैंसर है तो हाँ तो अब 100% काम नहीं करता है। अगर किसी का पीएसए 18 हो गया 20 हो गया तो हाँ पॉसिबिलिटी है कैंसर का, प्रोस्टेट कैंसर 100% नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कैंसर मार्कर है और कैंसर मार्कर 90% ही कंफर्म करता है कैंसर। जितने कैंसर मार्कर है आप बहुत सारे कैंसर मार्कर पढ़ते हैं CA1 CFS अल्फा बीटा प्रोटीन पीएसए ये सब है लेकिन इस सब 100% नहीं करता है। तो 100% के लिए क्या है, बायोप्सी और प्रोस्टेट ग्लैंड बायोप्सी करेंगे तो हम पता चल जाएगा तो कौन से कैंसर हो, एडेनोकार्सिनोमा है क्या है। उसके बाद स्टेज पता लगाने के लिए प्रोस्टेट क्लियर जाएगा पीएलवी का सीटी कराते हैं और इसके स्प्रे इसे कहाँ काम करेगी आप ये सब की बात करते हैं। कभी भी सर्जरी का पेशेंट को जितने दिन रखना हो कैथेटर पॉलिश कैथेटर लगाते हैं और यूरिन को आउटपुट करवाते हैं और करते हैं और बाकी जब अगर मेडिसिन अगर आपका काम कर रहा हो आप उसको ले सकते हैं। ऐसे भी काफी लोग यूज करते हैं इसमें लेकिन कितनी काम करेगी अब तो प्रैक्टिस की बात करते हैं सब करता हूँ। तो ये पूरा जो प्रोस्टेट का जो थ्योरी था कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है कैसे साथ इलाज करते हैं इसका मेन बेसिक ये था थ्योरी ज्यादा कि हमें टाइम को जानना है और टाइम के अनुसार हमें अलग अलग ड्रग्स और रेमेडी को सेलेक्ट करना है। क्योंकि ऐसा जो पेशेंट को दूसरे व्यक्ति में दूसरे प्रोसेस में जैसे सर्जरी वगैरह में से बचा सकते हैं क्योंकि सर्जरी करना तो निदान लिए सर्जरी हम लास्ट ऑप्शन रखते हैं कि नहीं अगर पेशेंट काम कर रही है बहुत ज्यादा इलाज कर लिया हो तब उसके पेशेंट इलाज करते हैं और इसके सर्जरी के बाद हम लोग नहीं जाना जाता पर इतना है कि सर्जरी के तो हो सकते हैं एक थ्रू रेट्रा के साथ हो जाते हैं और थ्रू अब्डोमेन के साथ होते हैं कैसे। तो ये था आपको की पूरी कहानी मेडिसिन का जो थ्योरी है वह यहाँ पे समझ नहीं है कि हाँ डॉक्टर दीपक जी आप हमारे पास में केवल 3 मिनट बचा है। आप 3 मिनट केवल बचा है, आप अपना समराइज कीजिए क्लोज करने के लिए। ओके सर बात करें और दीपक जी आपका हो गया, पीपीटी को हटवा दीजिए।
पीपीटी को हटा दीजिए जी। थैंक यू। दीपक जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लंबे अरसे से एक बहुत अच्छे शिक्षक रहे हैं और मैं जानता हूँ आपको बहुत नज़दीक से कि आप कितने अच्छे पढ़ाते रहे हैं, खास करके प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को। और शायद चिकित्सा जगत जो है, ये शिक्षा जगत जो है, तो आपके अब शिक्षक नहीं होने से थोड़ा सा कमी तो जरूर महसूस करेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस कमी को पूरा करने के लिए आप निरंतर वेबिनार के माध्यम से हम लोगों का साथ देते रहें। और इसके साथ मैं आपको बधाई देता हूं कि आपका जो सिलेक्शन है, अपने मेरिट के आधार पर आप बिहार सरकार में एक मेडिकल ऑफिसर के रूप में चयनित किए गए हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि आप जिंदगी में हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहें। और इसके साथ में चूंकि हम लोग का समय बहुत ही खत्म हो चुका है और कोई प्रश्न मैं नहीं देख रहा हूँ, सभी लोग आपको बहुत थैंक यू, और जैसे सब लोगों ने काफ़ी अच्छा कहा है आपको, इसलिए मैं आप सबों को और खास करके मैं सभी अपने ऑडियंस से भी एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि कृपया समय पर आइए। इससे क्या होता है कि आप बहुत सा जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो आपसे छूट जाता है। बीच में आने से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी यह समय की पाबंदी को मेंटेन कीजिएगा तो ये सभी के लिए उत्तम होगा। और इसके साथ में यह सेशन समाप्त होता है और थैंक यू डॉक्टर दीपक जी। फिर से हम लोग मिलते हैं अगले किसी सेशन में, और इसके लिए साथ ही हम दीपमल प्रश्नोई जी को कहेंगे कि सेशन को क्लोज करेंगे वोट ऑफ थैंक्स के साथ, और डॉक्टर मनोज को हैंड ओवर कर देंगे ये नेक्स्ट सेशन के लिए। थैंक यू डॉक्टर दीपक सर, इतने इंफॉर्मेटिव सेशन के लिए। हम आशा करते हैं कि सबको इससे काफी ज्ञान मिला होगा। तो अब हम अपना सेशन हैंड ओवर कर रहे हैं डॉक्टर डॉक्टर मनोज मनोज को।